वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे फाइनल टर्म के अंदर MCQs वगैरह और क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मेनली दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो वो होती हैं जो कि कंज्यूम हो जाती हैं जब इनको इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर ये वही प्रोडक्ट होती हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टी है, सोप है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम हो गई, कुकिंग ऑयल वगैरह हो गया, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो ये इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, जो बिज़नेस वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, ऐसा मटेरियल ज़ाहिर बात है जिसके ज़रिए चीज़ें बनाई जाएंगी। इसके अलावा मशीनरी, जो मशीनें यूज़ होती हैं, केमिकल भी इसके अंदर आते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। सो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन की हम बात करें, सो प्रोडक्ट जो कि डिसिमिलर होती हैं, अलग होती हैं दो कंपटीटर्स से, लेकिन वो फुलफ़िल कर सकें सेम नीड्स, सो वो आ जाती हैं। जैसे कि टेलीविज़न और कंप्यूटर गेम्स हैं, तो बहुत ज़ाहिर बात है एक दूसरे से अलग तरह की प्रोडक्ट, लेकिन ज़ाहिर बात है इंटरटेनमेंट की नीड पूरी करते हैं ये दोनों चीज़ें। सो इंटरटेनमेंट के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जारी बदल लिखा जाता है इसको, जो कि डिस्क्राइब करता है ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटी, जो एक ख़ास पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए, उसको हम मार्केटिंग प्लान कहते हैं। नाउ दी प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? वैसे तो आपको पता होगा कि प्रमोशन क्या है, लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि एक फ़र्म जो है वो करती है ताकि वो कम्युनिकेट करे और प्रमोट करे उसकी प्रोडक्ट टारगेट मार्केट को ही किया जाता है, जो उनकी टारगेट मार्केट होती है, जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं कि ये हमारे कस्टमर बन सकते हैं, उनको उन तक पहुंचाया जा रहा होता है, एक तरह से मैसेज पहुंचाया जा रहा होता है, उनको कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। तो तमाम जितनी भी ज़ाहिर बात एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। और ये जो है ज़ाहिर बात है मोस्ट क्लियरली द मोस्ट विजिबल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में से। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आ जाते हैं। नाउ दी टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंट। सो आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट की हम बात करें तो कंपनीज क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं मार्केट को मार्केट सेगमेंट्स के अंदर। होमोजीनियस ग्रुप जो है कस्टमर्स के एक मार्केट के अंदर, जो कि सिग्निफिकेंटली तौर पर डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और जो गोल होता है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस का, वो क्या होता है, ग्रुप किया जाए कस्टमर को, कस्टमर के ग्रुप्स बना लिए जाते हैं सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के साथ, यानी कि जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मैच करती हैं उसकी बुनियाद पे ग्रुप बना लिए जाते हैं। इसके अलावा उनके बिहेवियर की बुनियाद पे भी और उनकी नीड्स की बुनियाद पे भी ग्रुप बना लिए जाते हैं। और ये टारगेट मार्केट जो है इनको जो है वो ऑफ़र की जा सकती है प्रोडक्ट जिनकी प्राइस रखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट और फिर प्रमोट किया जाता है। सो मार्केट रिसर्च की हम बात करें, सो ये प्रोसेस होता है सिस्टमेटिकली तौर पे गैदर करना, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना डेटा, कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, मार्केट के भी बारे में। सो मार्केट रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है क्रिएट करने में एक बिजनेस प्लान, लॉन्च करना नई प्रोडक्ट या सर्विस, फाइन ट्यून करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सपेंड करना न्यू मार्केट के अंदर। और इसको यूज़ किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा पोर्शन जो है पॉपुलेशन का परचेज करेगा प्रोडक्ट या सर्विस, और बेस करता है वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कि एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम लेवल वगैरह। और ये ढूंढा जा सकता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स, मार्केट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी टारगेट मार्केट की, यानी कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है आपकी टारगेट मार्केट की। नाउ द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि डिवीजन कर लेना, डिवाइड कर लेना, तोड़ देना एक तरह से मार्केट या फिर पॉपुलेशन को जो है सब ग्रुप्स के अंदर जिनकी सिमिलर मोटिवेशन है। वाइटली तौर पे इसको यूज़ किया जाता है बेसिस के तौर पे सेगमेंट करने के लिए, जिसके अंदर शामिल है जोग्राफिक डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस और डेमोग्राफिक डिफरेंसेस के अलावा यूज़ ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंसेस या फिर साइकोग्राफिक डिफरेंसेस। सो मार्केट रिसर्च प्रोसेस की हम बात करें, सो डिफ़ाइन करना रिसर्च प्रॉब्लम को, इस्टेब्लिश करना रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्ट करना, एनालाइज करना डेटा, फार्मूलेट करना फाइंडिंग्स को।
सो प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट से मुराद कोई भी चीज़ होती है जिसको ऑफ़र किया जाता है सेल्स के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन करती है कि उसको बेचा जाएगा, ज़ाहिर बात है, बेचने के लिए, और इन रिटर्न बदले में क्या होता है कि ये जो है अर्न कर सकते प्रॉफिट जो है फर्म के लिए। सो हर प्रोडक्ट के कुछ एसोसिएट बेनिफिट होते हैं जो कि बेस करते हैं फीचर के ऊपर, स्पेसिफाई प्रोडक्ट के, और हर फीचर का एक सेट ऑफ आइडेंटिफाइड फीचर्स भी होता है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट होती हैं जो कि यूज़ करते हैं कंज्यूमर, और वो अवेलेबल होती है फिनिश और कंज्यूमेबल फॉर्म में। ये प्रोडक्ट हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है और हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि हम इसको ला के, जाहिर बात है, इसको ये फिनिश फॉर्म में होती है, ला के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको हम ला के उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बनाएं हम, ऐसा नॉर्मली तौर पर नहीं होता। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रिपेयर करने के लिए दूसरी प्रोडक्ट, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जाए कहलाई जाती हैं, जैसे कि मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए दूसरी प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है। सो प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें, सो इस ये क्या है? सम है तमाम प्रोडक्ट्स का जो कि ऑफ़र करती है कंपनी सेल के लिए, उसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे। एक कंपनी के अंदर कई सारी प्रोडक्ट जो है ज़ाहिर बातें होती हैं जिसको वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को मिला के जो कि एक कंपनी ऑफ़र कर रही है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज होता है जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होती है मार्केट के अंदर, जो, और ये सब होता है तब जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं। और इस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि सिर्फ एक या बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर मार्केट में होते हैं और लेस प्रोड्यूसर होते हैं, सो कंपटीशन भी नहीं होता और सेल्स जो है वो बहुत कम होती है, सो प्रॉफिट बहुत कम होते हैं यहाँ पर। ग्रोथ स्टेज आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर की अवेयरनेस जो है वो डेवलप होती है और लोग जो है वो जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में, सो सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। एक तो रिपीटेड ऑर्डर होते हैं, लोग बार बार ऑर्डर करते हैं, पुराने कस्टमर और नए कस्टमर भी मार्केट के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। मेच्योरिटी स्टेज की हम बात करते हैं, सो इस स्टेज पे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं प्रोडक्ट के साथ मार्केट में, और लोग जो है वो रिकग्नाइज़ भी करते हैं कंपनी को रेफरेंस के साथ पार्टिकुलर प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट जो है वो हासिल करती है शेयर ऑफ माइंड जो है टारगेट मार्केट्स के दरमियान। और जो डिक्लाइन स्टेज है, ये जो है लास्ट स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट जो है वो लूज़ करती है मार्केट शेयर और इसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी जो है फर्म के लिए, और प्रोडक्ट डिसअपेयर हो जाती है यहाँ पर मार्केट से, आखिरी स्टेज होता है ये। नाउ द ब्रांड्स, हम ब्रांड की बात करें, सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। ब्रांड असल में है क्या? ब्रांड जो है वो एक सिंबल है, साइन है, टाइप है, राइटिंग की, एक कलर है, एक डिज़ाइन है, या फिर इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये सब इसीलिए होता है ताकि डिफ्रेंशिएट किया जाए एक सेलर की प्रोडक्ट को दूसरे से, कॉम्पिटिटर से। सो ब्रांड बनाने का मकसद ही ये होता है कि कंपनी वाले इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि भाई हमारी ये ब्रांड है, तो ये जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये दूसरे से अलग है। अब वो हो या ना हो वो एक अलग मसला है, लेकिन ब्रांड बनाने का असल मकसद ही उनका ये होता है कि वो इस चीज़ को बताना चाह रहे होते हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं कि ये हमारी ये ब्रांड है और ये जो है बाकियों से अलग है। सो ये है असल चीज़। और ब्रांड के लिए फिर वो किसी सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी ब्रांड्स के मुख्तलिफ सिंबल होते हैं, कोई साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप ऑफ राइटिंग यानी कि कुछ अच्छी तरह से कुछ लिखा होता है उन्होंने अपनी ब्रांड का नाम, वो भी आ सकता है, कोई कलर का इस्तेमाल या कोई डिज़ाइन, या इन तमाम चीज़ों का एक साथ भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं, सो पैकेजिंग क्या होता है? ड्रेस होता है प्रोडक्ट का। हम जो कंपनीज़ की प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और क्या होता है कि पैकेजिंग में आती हैं, तो वो एक तरह से ड्रेस है प्रोडक्ट का। सो डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ रैपर में आती हैं या फिर किसी कंटेनर के अंदर आती हैं जो प्रोडक्ट्स होती हैं, पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं। और फिर जो लेबलिंग होती है वो क्या होती है? वो हिस्सा होता है पैकेज का जिसके अंदर नेम, कंटेंट और नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर वगैरह लिखा होता है प्रोडक्ट का। अब है प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है? ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसके ज़रिए प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है हायर प्राइस के साथ, मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। इसको हम प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। इसी के मुकाबले में पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है जहाँ पर इनिशियली तौर पर लो प्राइस होती है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, यानी कि बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एजेंट्स एंड ब्रोकर्स कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी होते हैं ये लोग। ये इंटरमीडियरी भी होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यूजुअली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से मैन्युफैक्चरर को एंड सेल करते हैं होलसेलर या रिटेलर को। प्रोवाइड करता है एक वाइड ऑफ रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग जो शेल्फ और
डिस्प्ले मर्चेंडाइजिंग है, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग लेआउट है। सो एजेंट और ब्रोकर ने ख़ुद से ज़ाहिर बात है ऑन करने के बजाय ये मिडिल मैन का काम कर रहे होते हैं। नाउ दी होल सेलिंग, अब होल सेलर जो होते हैं सेल करते हैं प्राइमरीली तौर पे रिटेलर्स को, दूसरे होल सेलर को भी कर सकते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल यूज़र्स को भी कर सकते हैं। होल सेलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ सर्विस जो है कस्टमर को जो कि बाय कर रहे हैं, और इसके अलावा ज़ाहिर बात है इनसे बल्क में बाई किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है वो कंपनी का ओवरऑल प्लान होता है मूव करने के लिए प्रोडक्ट जो है बायर्स तक, और ये प्ले करता है मेजर रोल कंपनी की सक्सेस में भी। और जो एक हिस्सा है इस स्ट्रेटजी का वो है कि चूज़ किया जाए सही एप्रोप्राइट मार्केट कवरेज को, डिपेंड्स प्राइमरीली जो है वो टाइप जो प्रोडक्ट को एज अ कन्वीनियंस गुड जो कि रिक्वायर करता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशनल सप्लायर्स से। अब अगर हम बात करें टाइप्स जो रिटेलर आउटलेट्स की, सो डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं जो कि लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं, ऐसे जो कि स्पेशलाइज्ड किस्म के होते हैं। सुपर मार्केट्स होती हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी डिफरेंट सुपर मार्केट्स हैं। सो लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं ये, जहाँ पर वैरायटी होती है फूड्स की, फूड रिलेटेड आइटम होते हैं स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में, जैसे कि सेफवे है या क्रोगर है, और हमारे यहाँ पे भी कई सारे सुपर मार्केट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर तकरीबन देखा जाए तो ग्रोसरी वगैरह की हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा हाइपर मार्ट भी होते हैं जो कि लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं, यहाँ पर वाइड वैरायटी होती है अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स की। और स्पेशलिटी स्टोर होते हैं जिनके पास एक ख़ास किस्म का गुड होता है, सामान होता है, और एक्सटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव सिलेक्शन होती है ब्रांड्स की, स्टाइल की, साइज़ की, मॉडल्स की, प्राइजेस की। और इसके अलावा कैटेगरी किलर्स जो है ये सुपर स्टोर होते हैं, जैसे कि टॉय स्टोर हो गया, या फिर ऑफिस डिपो जो कि डोमिनेट करते हैं मार्केट को, स्टॉक करते हुए हर तरह की कंसीवेबल वैरायटी जो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्चेंडाइज़ की। और स्क्रैम्बल्ड मर्चेंडाइजिंग होती है। सो रिटेल प्रैक्टिस जो है कैरी करने की तमाम कोई भी प्रोडक्ट जो कि एक्सपेक्टेड होती है कि वो सेल किया जाए रिगार्डलेस के जो स्टोर की ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफरिंग है। सो नाउ द फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है मूव करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी होती है बहुत से ट्रेड ऑफ के साथ, जो कि अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को भी और प्रॉफिट को भी। नाउ द प्रमोशन। सो जो अल्टीमेट गोल होता है प्रमोशन का वो क्या होता है कि सेल्स को बढ़ाना होता है, और जो दूसरे गोल होते हैं उसमें जो है वो शामिल है कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन पोजीशन करना, एक प्रोडक्ट ऐड करना, वैल्यू, और कंट्रोल करना सेल्स वॉल्यूम। सो प्रोमोशनल स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें, सो पुश स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी होती है। पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है कि ऐसी प्रोमोशनल अप्रोच होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि मोटिवेट किया जाए होल सेलर और रिटेलर को कि वो पुश करें प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक। अक्सर आपने देखा होगा, आप जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए और शॉपकीपर ये कहता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उसी का अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल है जो उसी की तरह है या उससे ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि पुश स्ट्रेटजी यूज़ कर रही होती कंपनी ने, या तो उसको कमीशन दिया होता है या उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट को सेल करने में। इसी वजह से रिटेलर्स जो है वो उस प्रोडक्ट को पुश कर रहे होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि रिटेलर अगर कोई प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है तो वो लाजमी तौर पे उसको कोई कमीशन मिल रहा हो। कभी कभी रिटेलर ख़ुद से भी प्रमोट करते हैं उस प्रोडक्ट को अगर वो उनको अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कंपनी की तरफ से भी पुश किया जाता है। और पुल स्ट्रेटजी होती है। अब ये ऐसी प्रमोशनल स्ट्रेटजी होती है जिसमें स्टिमुलेट किया जाता है कंज्यूमर्स को, और ताकि कंज्यूमर ख़ुद जो है वो आते हैं प्रोडक्ट ख़रीदने। और फिर ज़ाहिर बात है उसकी अवेलेबिलिटी होती है। जिस तरह एडवर्टाइजिंग की जाती है कि ऐड इस तरीके से चलाया जाता है कि कस्टमर्स जो है वो ख़ुद प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आते हैं, और उसकी अवेलेबिलिटी होती है होलसेलर और रिटेलर्स के पास। नाउ दी प्रमोशनल मिक्स।
सो मार्केटर्स जो है वो यूज़ करते हैं 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स, 4 तरह के प्रमोशनल टूल्स यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, और इसके अलावा पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। सो एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, जो कि एक इंतहाई कॉमन और हर जगह आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग होती है, चाहे आप घर से बाहर निकलें या फिर आप इंटरनेट वगैरह का यूज़ करें या फिर आप टीवी देखें या रेडियो सुनें। सो ऐसा प्रमोशनल टूल होता है जिसके अंदर पेड होता है। पहली चीज़ तो ये कि एडवर्टाइजिंग जो पेड होती है, नॉर्मली तौर पे ये फ्री में नहीं की जा सकती, जनरली ये पेड ही होती है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होती है नॉन पर्सनल होती है, पर्सनली तौर पे नहीं होती। एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होता है उसके ज़रिए, और इन्फॉर्म किया जाता है, ज़ाहिर बात है, प्रोडक्ट के बारे में ऑडियंस को। इसके अलावा प्रोडक्ट के अलावा कोई सर्विसेज वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, या किसी आइडिया के बारे में भी इन्फॉर्म किया जा सकता है ऑडियंस को। और एडवर्टाइजिंग के अंदर रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग जो होती है, ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि ट्राई टू कीप अ प्रोडक्ट, यानी कि कंज्यूमर्स के जहन में जो है वो प्रोडक्ट का नाम रहे। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि काफ़ी पुरानी होती है और लोग उसको तकरीबन भूल चुके होते हैं, लोगों के जहनों में नहीं होती, अचानक से उसका ऐड चल जाता है, तो क्या होता है कि लोगों को वापस याद आ जाती है वो प्रोडक्ट। और इसके अलावा द मीडिया मिक्स की हम बात कर रहे थे, तो ये कॉम्बिनेशन होता है एडवर्टाइजिंग मीडिया जो कि चूज़ किया जाता है एडवर्टाइज़ करने के लिए एक कंपनी की प्रोडक्ट को। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, एक इंडिपेंडेंट कंपनी होती है ये, जो कि प्रोवाइड करती है कुछ या फिर तमाम जो है ऑल ऑफ अ क्लाइंट्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग नीड, यानी कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। एक्चुअली ये एडवर्टाइजिंग की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। पर्सनल सेलिंग की हम बात करें, सो एक ऐसा प्रमोशनल टूल होता है जिसके अंदर सेल्स पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं 1 to 1 जो है पोटेंशियल कस्टमर से, कस्टमर्स के पास जाकर जो है उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। और सेल्स प्रमोशन जो है उसके हम बात करें, सो शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि स्टिमुलेट किया जाए कस्टमर्स को बाइंग करने के लिए, या फिर कॉपरेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स से और सेल एजेंट्स। पब्लिसिटी की हम बात करें, सो ये अनपेड होती है। एडवर्टाइजिंग पेड है, ये अनपेड फॉर्म होती है प्रमोशन की। मास मीडिया के ज़रिए किया जाता है, जैसे कि टीवी और न्यूज़पेपर के ज़रिए। सो ये है तो फ्री, लेकिन आपको लिटिल या फिर बहुत कम कंट्रोल होता है इसके ऊपर, या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। और ज़ाहिर बात है गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी भी हो सकती है। प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, सो प्रोडक्टिविटी क्या है, मेजर करना जो इफ़ेक्टिव यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का। और यूटिलिटी अगर हम बात करें, सो क्या है, एबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट की कि वो सेटिस्फाई करती है नीड को। जितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है नीड को, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। और गैंट चार्ट की अगर हम बात करें, सो ये विजुअल एड्स होते हैं, विजुअली तौर पर जो कि यूज़फुल होते हैं इन लोडिंग और स्केजुलिंग के अंदर। और नेम जो है वो आता है इसका हेनरी गैंट से, जिन्होंने डेवलप किया इसको लेट 1800s में। और ये चार्ट शो करता है यूज़ जो रिसोर्सेज का, जैसे कि वर्क सेंटर्स और लेबर्स वगैरह। पर्ट नेटवर्क की हम बात करें, सो ये है प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। और ये जो है मेथडोलॉजी थी जो कि डेवलप की यूएस नेवी ने 1950 में मैनेज करने के लिए पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम। और ये कॉमनली यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन में। और ये जो एक नेट फ्लो चार्ट होती है जो कि शो करती है सीक्वेंस जो एक्टिविटीज़ का, जो कि रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट, जो है टाइम के साथ, वक्त के साथ, और जो कॉस्ट उसके साथ जुड़ी होती है। परचेजिंग प्रोसेस की बात करें, सो ये प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मटेरियल सेलेक्ट होते हैं मार्केट से और उनको लाया जाता है फर्म्स में कि वो परफॉर्म करें तमाम प्रोडक्शन ऑपरेशंस। नाउ दी जस्ट इन टाइम की अगर हम बात करें, सो ये इसका मतलब क्या होता है कि मटेरियल मिल जाए एग्जैक्टली उस टाइम पे जब डिमांड की जा रही है। सप्लायर से मटेरियल तब मिल जाए जब जैसे ही उसकी डिमांड की गई। और ये तभी किया जा सकता है मैकेनिज़्म मेंटेन, जब हमारे सप्लायर जो है हैज़ आवर फुल इन्वेंट्री डिटेल, जब उनके पास हमारी पूरी की पूरी डिटेल मौजूद हो तभी किया जा सकता है। अगर डिटेल ना हो तो फिर जाहिर बात है पॉसिबल नहीं होगा। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा कोर्स भी मौजूद है, शायद आप भी पढ़ें अगर आप जो है वो मैनेजमेंट साइंस के यानी कि कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? सम होता है तमाम एक्टिविटीज़ का जो कि शामिल होती है हासिल करने में क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस में। यानी कि असल मकसद इसका होता क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आना, और तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सम जो है, यानी कि उन सबको मिलाया जाए, वो इसमें शामिल है। तो उनका सम जो है तमाम एक्टिविटीज़ का जो कि शामिल है क्वालिटी प्रोडक्ट हासिल करने में मार्केट तक, या मार्केट तक लाने में। और क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कंसर्न है क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस के साथ एक प्रोसेस की, और प्राइम पर्पस क्वालिटी कंट्रोल का होता है कि एश्योर किया जाए कि प्रोसेस जो है वो परफॉर्म्स हो रहे हैं एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस की हम बात करें तो तमाम एक्शन जो कि लिए जाते हैं इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड और प्रोसेस जो कि मुताबिक भी हो और डिलीवर किया जाए करें प्रोडक्ट और सर्विस जो कि पूरा करे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात की जाए तो कॉस्ट जो कि पे की गई इस वजह से कि क्वालिटी प्रोडक्ट ना होने की वजह से, क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगी तो उसकी एक कॉस्ट पे करना पड़ेगी, सो उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट जो कि आती है मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम्स जो कि फेस की गई सेल करने में प्रोडक्ट मार्केट के अंदर। और इंटरनल फेलियर कॉस्ट की बात करें तो ये वो कॉस्ट होती है जो कि हम पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। ना दी ISO 2000-9000 सर्टिफिकेशन, ISO का नाम आपने सुना होगा जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये जो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि एक पूरा सेट ऑफ सिस्टम मिलता है। जब ऑर्गेनाइजेशन को ISO सर्टिफाइड होती है तो एक सेट ऑफ सिस्टम मिलता है। एक सर्टिफिकेशन ऐसी होती है जो कि शो करती है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है कुछ सिस्टम, और वो ऐसा सिस्टम है जिससे कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। अब जितनी भी ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उसका ये मतलब है कि वो एक ख़ास सिस्टम को फॉलो कर रही है, और वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है हमें। और ISO 14000 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सर्टिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रोटेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। ना सिर्फ ये कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है अपने कस्टमर की, ना सिर्फ रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है बल्कि वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है। और बेंचमार्किंग की हम बात करें, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कंपनी इम्प्लीमेंट करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने ख़ुद के पास एक्सपीरियंस से एंड दोस ऑफ अदर कंपनीज़, और दूसरी कंपनीज से भी, ताकि वो इम्प्रूव करे उसकी प्रोडक्ट्स को। और इंटरनल बेंचमार्किंग की बात करें तो यूज़ करती है फर्म अपनी ख़ुद की परफॉर्मेंस ताकि वो एवेल्यूएट करे प्रोग्रेस और सेट करे गोल्स भी। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग होती है शुरू क्रिटिकल रिव्यूज़ के साथ कॉम्पिटिटर्स की या इवन के कंपनीज़ की भी इन अदर बिजनेस के डिटरमाइन करे किसके जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है कि ट्रांसमिशन होना इन्फॉर्मेशन, यानी कि मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक इन्फॉर्मेशन का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक, प्लेस तक या पर्सन तक। यानी कि असल में कम्युनिकेशन का मकसद ही यही होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, या एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक, ये चीज़ें आ जाती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। और कम्युनिकेशन जो है वो उसको ब्लड कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें सो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अपवर्ड के अंदर क्या होता है कि बॉटम टू टॉप होती है, यानी कि जो नीचे के लेवल के लोग होते हैं वहाँ से ऊपर के लेवल के लोगों तक कम्युनिकेशन की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल जब लेबर या सुपरवाइज़र कम्युनिकेट करते हैं उनके जो मैनेजर या फिर टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, उसको हम कहते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन है, नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर के लेवल के लोगों तक जा रही है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो फ्लो कम्युनिकेशन का होता है टॉप से बॉटम तक, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक जाती है। जब CEO या फिर टॉप मैनेजमेंट जो है कम्युनिकेट करती है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है। इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें, ऐसी कम्युनिकेशन जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एक्सटर्नल जो होती है वो ये आउटसाइड बॉडीज़ के साथ होती है, यानी कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के साथ या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, पहली चीज़ तो ये। तो अब जब वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर रिटन या ओरल कम्युनिकेशन आ जाती हैं।
और ये जो है लैंग्वेज वगैरह इसके अंदर आ जाती है, वर्ड्स एंड लैंग्वेज वगैरह इसमें आ जाती है। और नन वर्बल की अगर हम बात करते हैं तो नन वर्बल में ज़ाहिर बात है वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, तो इसके अंदर अपीयरेंस आ जाती है, लोगों की जो अपीयरेंस है वो आ जाती है। ऐसी तमाम चीज़ें जो जिनमें वर्ड्स यूज़ नहीं किया जा रहा है, जैसे इशारे वगैरह हम करते हैं, इस तरह की चीज़ें ये भी इसमें आ जाती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। कलर्स को यूज़ किया जाता है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है। ज़ाहिर बात है सिग्नल, जिस तरह हम रुकते हैं सिग्नल्स के ऊपर, वहाँ पे आप देखते हैं कि रेड लाइट और वगैरह, जो इस तरह से लाइटों के ज़रिए भी क्या किया जा रहा होता है, सिग्नल दिए जा रहे होते हैं। और साउंड यूज़ की जाती है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वॉइस ऑफ मशीन जो है ऑर्गेनाइजेशन में शो करती है कि मशीन जो है वो रन कर रही है, वर्क जो है वो प्रोग्रेस है। सो साउंड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी तरह से क्रिकेट के अंदर भी अगर आप देखें तो बैट की साउंड से भी पता चल जाता है कि शॉट कितना पावरफुल है और कितना ज़्यादा जो है वो परफेक्टली खेला गया है। और इसी तरह से स्मेल की बात करें तो स्मेल भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। स्मेल से हमें ये तक पता चल जाता है कि कहीं पे फायर है या नहीं, कहीं पे कोई चीज़ बर्न हो रही है नहीं हो रही, तो स्मेल भी एक कम्युनिकेशन का सोर्स है। उसके अलावा टच के ज़रिए भी हम टच करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम जो है वो जज कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनको टच करते हुए। और ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, ज़ाहिर बात है जो बेचारे देख नहीं सकते, तो उनके लिए टचिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स है कम्युनिकेशन की। वो टच करके ही अंदाज़ा कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।